साथियों ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्कंदन कारक। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्कंदन की प्रक्रिया को पढ़ा था कि किस तरह से स्कंदन होता है। वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बने, फिर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना, उसने प्रोथ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया और इस तरह से थक्का बनता है। तो ये इस जो थक्का बनने की या जो स्कंदन की प्रक्रिया है उसमें कुछ कारकों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम कहते हैं स्कंदन कारक। और लगभग टोटल 13 स्कंदन कारकों की खोज की जा चुकी है। 13 क्लोटिंग फैक्टर जिनको कहते हैं हम, या स्कंदन कारक जिनको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 13 कारकों की खोज अभी तक की जा चुकी है। उसमें भी एक कारक को वर्तमान में वापस से हटा दिया गया है। तो अपन टोटली जैसे 12 कारक इसमें होते हैं। तो देखो, ये जो स्कंदन कारक है ये क्या होती है, इनको हमेशा रोमन संख्या में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। रोमन संख्या में इनको हम दर्शाते हैं। अब इनका कारण यही है कि एक 1962 में एक समिति बनी थी और उस समिति की जो सहमति थी, उसकी सिफारिश थी, उस सहमति से इनका नाम है वो रोमन संख्या में दिया जाता है। अधिकांश जो स्कंदन कारक है, अधिकांश स्कंदन कारकों का संश्लेषण या इनका जो निर्माण है, प्रोडक्शन है, अर्थात ये कहाँ बनते हैं बॉडी में, तो इनका अधिकांश का निर्माण हमारा लीवर करता है। तो इसका मतलब देखो, लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है हमारे शरीर का, जो कि स्कंदन कारकों का देखो अधिकांश स्कंदन कारकों का संश्लेषण करेगा। और इसके लिए यहाँ पर इनको क्या ज़रूरत होती है कि विटामिन होता है के, इस विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की अगर पूर्ति रहती है तो लीवर है वो सही तरीके से अपने स्कंदन कारकों की संश्लेषण कर देगा। तो स्कंदन कारकों का संश्लेषण लीवर के द्वारा और विटामिन के की आवश्यकता में इनका संश्लेषण करता है। अब देखो, हम पढ़ लेते हैं इन कारकों के नाम। कारक का नाम पढ़ लेते हैं या उसकी जो संख्या है ये मान लो। तो देखो, और एक तरफ ले लेते हैं कि उसका जो निर्माण है वो कौन करता है, या उसका जो स्रोत है, कहाँ से वो जनरेट हुआ, कहाँ से वो निर्मित हुआ, वो पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला हम रोमन संख्या में लिखेंगे इसको। तो सबसे पहला कारक जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं इस तरह से, फाइब्रिनोजन। इसका संश्लेषण देखो लीवर ही करता है। हम जब लीवर का कार्य पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा था कि फाइब्रिनोजन का संश्लेषण लीवर द्वारा होता है। दूसरा नंबर का कारक, अभी इनको अपन देखो, इसको अपन को थोड़ा रटना पड़ेगा इसको, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये जो समिति है इसने अपने रोमन संख्या के आधार पर इनका नाम दिया है। दूसरा कारक है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, इसको अपन अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। इसका संश्लेषण भी है वो लीवर के अंदर किया जाता है, ये भी लीवर के अंदर बनता है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा देखो, तीसरा है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि सबसे पहले ये बनता है देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो, ये एक लिपोप्रोटीन होता है। ये इसका निर्माण है देखो, एक तो जो हमारा क्षतिग्रस्त उत्तक है, क्षतिग्रस्त उत्तक जहाँ पर चोट लगी थी वो उत्तक, वह जो बिंबाणु होते हैं उस बिंबाणु के द्वारा ये निर्मित होता है। तो क्षतिग्रस्त उत्तक ने तो क्या किया था, एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन, और बिंबाणु ने किया था एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि तीसरा नंबर का कारक होता है, जिसको इसको देखो टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टिश्यू फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त उत्तकों से जनरेट होता है, वहाँ से निर्मित होता है, इस कारण इसको टिश्यू फैक्टर भी कहा जाता है। अब याद करने का देखो, फर्स्ट को आप लिखो फाइब्रिनोजन, फर्स्ट फाइब्री, थर्ड से थ्री, थर्ड से को आप इस तरह से याद कर लो कि थ्रोम्बो 3,
और इनके बीच में आता है एक प्रोथ्रोम्बिन। तो जो सेकंड है वो है इसका प्रोथ्रोम्बिन। तो फर्स्ट फाइब्री, थर्ड थ्रोम्बो, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन। और चौथा नंबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और हर जगह काम में आता रहता है, उसका नाम है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन है वो फोर्थ नंबर का कारक है। देखो इसका निर्माण कहाँ होता है, ये हमारी अस्थियों के अंदर पाया जाता है, अस्थियों के अंदर भरा पड़ा हुआ है। और जो हमारी आहार 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 नाल का जो पार्ट है, वहाँ से ये हमें मिल जाता है, वहाँ से हम कैल्शियम ले लेते हैं। तो ये हमारे अस्थि और आहार नाल से यहाँ से हमें ये मिल जाता है कैल्शियम आयन। पाँचवा नंबर का देखो, पाँचवा और छठवा, तो जो ये 6 नंबर का है ना, इसको बोलते हैं देखो एसिलेरिन, एसेलेरिन। और इससे पहले एक कारक होता है जिसका नाम है प्रो एसेलेरिन। एसेलेरिन से पहले का कारक है प्रो एसेलेरिन। ये जो प्रो एसेलेरिन है ये तो काम का है। देखो इसको लेबियल फैक्टर भी कहते हैं। ये लेबियल फैक्टर ये परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। तो देखो पांचवा नंबर का कारक है प्रो एसिलेरिन और छठवा कारक है एसिलेरिन। अब ये जो एसिलेरिन है ना, इसको अभी रिमूव कर दिया गया है, इसको इस कारण से इसको रिमूव्ड फैक्टर कहते हैं, रिमूव्ड फैक्टर। मतलब इसको इसी श्रेणी से निकाल दिया गया है, वर्तमान में मान्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 6 नंबर, इसको आउट कर दिया गया है, इसको यहाँ से इस श्रेणी से आउट कर दिया गया है 6 नंबर कारक एसिलेरिन को। जो प्रो एसिलेरिन है जिसको लेबियल फैक्टर भी कहते हैं, लेबियल का मतलब होता है जिसकी आकृति है वो परिवर्तनशील हो, तो ये अपनी आकृति में कुछ बदलाव करता रहता है, अपने अणुओं में बदलाव करता रहता है लेबियल फैक्टर। तो इसका जो संश्लेषण है देखो प्रो एसिलेरिन का, इसका संश्लेषण एक तो होता है हमारे लीवर के अंदर, और जो हमारे बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उसके अंदर इसका संश्लेषण होता है। प्रो एसिलेरिन ये काम का है। जब भी 6 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर जो कारक है उसको यहाँ से अभी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो 7वां नंबर कारक। ये 7वां नंबर कारक क्या करता है तो 6 नंबर एसिलेरिन हो गया। 7वां नंबर कारक को देखो कहते हैं हम प्रो कन्वर्टीन। देखो ये ऐसा कोई कारक है जो कन्वर्ट करता है, जैसे जितने फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में हो रहे हैं, तो उसमें कन्वर्ट करने में ये मदद करता है। देखो इसको स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं, स्टेबल फैक्टर भी इसको कहते हैं। ये स्टेबिलिटी देता है रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को, और इसका संश्लेषण भी लीवर के द्वारा किया जाता है। प्रो कन्वर्टीन या इसको स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। कार नंबर 8 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखो इसको AHG भी कहते हैं, अर्थात इसका नाम है ACNT, और H से हो गया हीमोफिलिक। हाँ हीमोफीलिया हो जाता है, तो ये हीमोफीलिया को रोकने का काम करता है, एंटी है उसका। तो ये हीमोफिलिक जी से हो गया ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन है जो कि हीमोफीलिया को रोकने का काम करता है, उसका एंटी है। अर्थात इस कारक को हम कहते हैं AHG। तो हीमोफीलिया को रोकता है। अगर इस 8 नंबर की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। देखो इसका संश्लेषण भी कौन कौन करता है, इसका संश्लेषण देखो एक तो मुख्य रूप से जो हमारे बिंबाणु होते हैं उसमें, और जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है उसकी जो अंतःकला होती है, रक्त नलिकाओं की जो अंतःकला होती है जिसको अपन एंडोथीलियल कहते हैं, एंडोथीलियल अंतः उपकला, उसके द्वारा ये वहाँ से सीक्रेट होता है AHG एंटो हीमोफिलिक
ग्लोबुलिन मुख्य रूप से। कारक नंबर 9 है, इसको देखो क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। क्रिसमस फैक्टर, देखो इसको क्रिसमस कारक भी कहते हैं और इसका संश्लेषण भी लीवर के अंदर किया जाता है। इसका संश्लेषण भी कौन करता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। अब इसका एक नाम और है, देखो इसको एक नाम और है, इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसी का एक कंपोनेंट है, उसी का एक रूप है, इसलिए इसको PTC, देखो PT और C, इस कारण इसको PTC भी कहते हैं। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट ये जो क्रिसमस कारक है, ये क्रिसमस कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कारक था इसकी जो खोज थी, वो खोज एक रोगी था स्टीफन क्रिसमस रोगी में की गई, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? क्रिसमस कारक भी कहते हैं। ये एक क्रिसमस नाम का रोगी था, उसमें मिला था ये, इस कारण इसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। और चूँकि ये हमारी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स होती है उसका एक कंपोनेंट की तरह काम करता है। तो ये कारक नंबर 9 था। अब कारक नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कारक नंबर 10, ये जो कारक नंबर 10 है इसको देखो स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर, या इसका एक नाम और है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। नहीं पावर ने प्रोवर PROWR प्रोवर फैक्टर। एक तो हो गया स्टुअर्ट और एक हो गया स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। तो ऐसी वैसे इनका संश्लेषण भी लीवर करता है। कौन करेगा? लीवर। तो इसकी जो खोज हुई थी वो खोज 2 रोगियों में की गई थी। एक तो महिला थी कोई जिसका नाम है ओड्रे प्रोवर, उसके अंदर इसकी खोज की थी ओड्रे प्रोवर, तो इस कारण इसको प्रोवर फैक्टर कहते हैं। और एक ये तो लंदन की महिला थी कोई, और एक व्यक्ति था जिसका नाम है रूफस स्टुअर्ट, ये कोई अमेरिका का व्यक्ति था। उस अमेरिका के व्यक्ति में पहले जैसे प्रोवर में खोज की गई, उसके बाद में जैसे एक अमेरिकी व्यक्ति रूफस स्टुअर्ट में भी सेम कारक की खोज हुई। इस कारण से इनको क्या कहते हैं? देखो स्टुअर्ट के नाम से तो कह दिया स्टुअर्ट फैक्टर, और दोनों के नाम पर स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर भी कह दिया। तो ये कारक नंबर है 10, स्टुअर्ट या स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। अब बढ़ते हैं देखो अपने कारक नंबर 11। ये जो 11 कारक नंबर है, ये इसका नाम देखो, इसका नाम है PTA। P से मतलब हो गया प्लाज्मा, T से हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एंटेसिडेंट का मतलब हो गया ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका जो पूर्ववर्ती कोई यौगिक था उसका नाम है ये PTA। तो इसका संश्लेषण भी लीवर के अंदर किया जाता है। तो ये PTA जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडेंट, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था इसका पूर्ववर्ती कोई ऐसा यौगिक है जिससे बाद में जाकर थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ है। कारक नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखो इसको हेगमेन फैक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेगमेन कारक, या इसको हम बोलते हैं हेगमेन फैक्टर। इसका एक नाम और है, इसको सरफेस फैक्टर भी बोलते हैं, सरफेस फैक्टर भी बोलते हैं। हेगमेन कारक है दो, या इसको सरफेस फैक्टर को दो। अब हेगमेन कारक इसलिए कहते हैं कि इसकी खोज एक रोगी था
जिसका नाम है जॉन हेगमैन में इसकी खोज हुई। तो ये रोगी था जॉन हेगमैन, जिसकी मृत्यु हो गई थी रक्त के स्राव से। तो जब इसको रक्त के देखा गया तो देखा गया कि इसमें एक कारक था, उसका एब्सेंट था हेगमैन फैक्टर, जो कि इसमें नहीं था। और लास्ट कारक देख लेते हैं, 13वां कारक। देखो इम्पोर्टेंट कारक है ये 13वां भी। तो ये इसको देखो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। देखो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये जो फाइब्रिन बनते हैं ना फाइब्रिनोजन से, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको स्थिरता प्रदान करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। इसलिए थक्का है वो स्थिर, थक्के को स्थिरता मिलती है, थक्का है वो जमने लगता है अच्छी तरीके से। इसका एक नाम और है, इसको लाकी लोवेंट फैक्टर भी बोलते हैं। लाकी लोवेंट फैक्टर, तो ये इसकी खोज के आधार पर, और ये फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब है ये फाइब्रिन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये 13 कारक थे जिन्होंने हमने देख लिए हैं और इनके नाम देख लिए हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। जो कुछ स्पेशल बात और बता लेते हैं, कई बार हीमोफीलिया रोग होता है, तो कारक नंबर 8 को बताया आपको, जिसका नाम है AHG। अभी ऊपर देखा था हमने, ये रहा। इससे देखो इसकी जब कमी होती है ना, इस कमी से हीमोफीलिया रोग होता है, और वो होता है हीमोफीलिया ए, होता है उससे हीमोफीलिया ए। ये 8 नंबर कारक की है। अगर कारक नंबर 9 है, जिसको हमने अभी कहा था क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कहा था, तो इसको हमने शॉर्ट में कहा था PTC। क्या कहा था? PTC। अगर इसकी कमी होती है तो भी हीमोफीलिया होता है, रक्त बहता ही रहता है, उसको कहते हैं हम हीमोफीलिया बी श्रेणी का हीमोफीलिया। और जो कारक नंबर 11 है, जिसको हम PTA कहते हैं, अगर देखा गया है कि इसकी कमी होती है तो भी रक्त का स्राव लगातार होता रहता है, तब हम उसको कहते हैं हीमोफीलिया C कैटेगरी का रोग। तो मुख्य ज़्यादातर जो सबसे घातक है वो देखो ये है, इसमें रक्त का स्राव तीनों में रक्त का स्राव है वो लगातार होता रहता है। तो ये 8, 9 और 11 ये जो कारक है ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा कारक एब्सेंट है। तो ये है हमारे जो जब रक्त का स्राव होता है उस रक्त का स्राव को रोकने वाले कारक है ये सारे, देखो स्कंदन करने वाले कारक हैं। अब इसमें से देखो क्या हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती है उन रक्त वाहिनियों में भी स्कंदन हो सकता है क्या? तो देखो कभी कभी हो जाता है शरीर में ऐसी कंडीशन। तो कभी कभी ब्लड जो वेसल्स होती है, हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है, तो उनमें भी क्लोटिंग हो जाती है देखो, और ये एक खतरनाक स्थिति होती है। कभी कभी ब्लड वेसल में भी क्लोटिंग हो जाती है, जो 2 प्रकार की होती है। अब ये कि मतलब एक खतरनाक कंडीशन है कि अगर शरीर में बहते रक्त में बीच में क्लोट बन रहा है तो वो हार्ट डिजीज़ का या पैरालाइस हो सकता है उससे। अब ये 2 तरह के होते हैं देखो। कई बार हमारे एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बस क्लोट। ये थ्रोम्बस का मतलब होता है ये जो थक्के बनता है ना, ये बहते हुए रक्त में, ये स्थिर थक्के होते हैं। स्थिर थक्का मतलब एक ही जगह रहता है, ये एक ही जगह स्थित। स्थिर का मतलब हो गया एक ही जगह स्थित है ये। तो जैसे हमारी रक्तवाहिनियाँ होती है, उस रक्तवाहिनी में किसी जगह एक जगह ये थक्का बन जाता है, तो ये फिर उस ब्लड को आने से आगे जाने से रोक देगा। तो इससे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे थक्के क्या होते हैं, इन थक्कों का जो आकार है वो बड़ा होता है, बड़ा आकार का थक्का है ये, एक ही जगह स्थित है, ठीक है, जो कि धमनी में फंसकर
फंस कर रक्त प्रवाह को बंद कर देता है, रक्त प्रवाह को बंद कर देता है। तो बंद हो गया रक्त प्रवाह, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर उस जो अंग से जहाँ पर रक्त जा रहा है उस वो अंग है वो फेल हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो हमारी कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी जो हमारे हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। तो इस कोरोनरी धमनी में थक्का बनने पर, थक्का बनना अगर, तो उसे हम कहेंगे कोरोनरी थ्रोम्बस। क्या कह देंगे उसको, कोरोनरी थ्रोम्बस। तो ये बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो कोरोनरी हृदय को जो शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है उसमें ये थक्का बन जाता है, तो उसको कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, इससे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की स्थिति आती है, या पूरी तरह से हार्ट है वो बिल्कुल फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर की स्थिति आ जाती है, होता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है कि एक थ्रोम्बस क्लॉट बन गया जो एक जगह पड़ा हुआ है, बड़े आकार का, और धमनी में जाकर फंस गया, तो वो आगे रक्त को प्रवाह को रोक देगा। तो संबंधित जो अंग है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, या वहाँ पर अटैक की स्थिति आएगी। अगर यही कारण जैसे हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में हो, तो अगर ब्रेन में ऐसा थक्का होने पर, ऐसा थक्का बनने पर, इसे क्या कह देंगे हम, सिफेलिक थ्रोम्बस कह देंगे, सिफेलिक थ्रोम्बस। सिफेलिक का मतलब हो गया ब्रेन, सिफेलिक का मतलब क्या होता है, ब्रेन। तो सिफेलिक थ्रोम्बस उसको कह देंगे। अगर मस्तिष्क में ऐसा थक्का कहीं किसी धमनी में जम गया तो जो हमारा मस्तिष्क है उसको रक्त की सप्लाई नहीं होगी, जिससे क्या हो जाएगा, पक्षाघात की स्थिति आएगी, पैरालाइसिस की स्थिति आ जाती है, पैरालाइसिस हो सकता है। तो इससे पैरालाइसिस हो सकता है क्योंकि मस्तिष्क को शुद्ध रक्त की सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये देखो स्थिर थक्के होते हैं। दूसरा है कि इससे भी खतरनाक जो थक्का है वो होता है इम्बोलस। देखो इम्बोलस क्लोट, ये जो इम्बोलस का मतलब होगा, ये गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील थक्का होता है, थक्के होते हैं। ये ब्लड के साथ गति करते करते कहीं पर भी चले जाते हैं। मतलब ये जैसे थ्रोम्बस क्लोट है तो ये एक जगह पड़ा रहता है, तो इसको मतलब ये इसको दवाई देके या कुछ मात्रा से कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। लेकिन ये तो गतिशील होते हैं, ये ब्लड के साथ कहीं पर भी पहुंच सकता है, तो ये ज़्यादा थोड़े हानिकारक होते हैं। तो ये गतिशील थक्के हैं, ये रक्त में घुले हुए होते हैं, रक्त में घुल भी जाते हैं, छोटे आकार के होते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं, ये छोटे छोटे आकार के। ये थ्रोम्बस क्लोट से ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये रक्त के प्रवाह के साथ ही शरीर में कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। देखो कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, इसलिए ये गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं और कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो इसको देखो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये तो था हमारे स्कंदन कारक, जो कि टोटली हमने 13 पढ़ लिए हैं, और कुछ 2 प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर भी कुछ थक्के बन सकते हैं, तो उनको भी हमने एम्बोलस और थ्रोम्बस क्लॉट पढ़ लिए हैं। अब आते हैं रक्त। नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, हमारे रक्त वाहिनियों में शरीर के अंदर कभी भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त जमता नहीं है, रक्त का क्लॉट नहीं बनता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे एंटी कोगुलेंट्स पाए जाते हैं। देखो जिनको अपन कहते हैं प्रतिस्कंदन। तो मतलब ये क्या होते हैं, थक्का निर्माण को रोकने वाले पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, रोकने वाले कारक होते हैं ये।
जो थक्का बनता है उसको रोकने का काम करते हैं। उन कारकों को अपन कहते हैं प्रतिस्कंदन या एंटी कोगुलेंट्स। देखो कोगुलेशन का मतलब होता है रक्त का थक्का बनना, क्लोटिंग, तो उसका विरोध करते हैं ये। तो देखो प्राकृतिक जो स्कंदन कारक है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदन है स्कंदक, उसका नाम है देखो हिपेरिन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रतिस्कंदन है हिपेरिन, जो कि कहाँ कहाँ से बनता है, जो हमारे एक तो लीवर से बनता है, इसके अलावा हमारी जो बेसोफिल होती है, बेसोफिल जो हमारी WBC होती है, कणिकीय WBC, उससे बनता है। और जो संयोजी ऊतक के अंदर मास्ट सेल पाई जाती है, उन सभी से ये बनता है। देखो लीवर भी बना रहा है, बेसोफिल भी बना रही है, मास्ट कोशिकाएं भी बना रही है। तो ये धीरे धीरे हमारे रक्त में आता रहता है और इसका प्रमुख काम है ये रक्त के थक्का उसके निर्माण की प्रक्रिया को रोकना। ये जो हिपेरिन है ये क्या करता है, देखो ये हिपेरिन है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का विरोध करेगा, बदलने का विरोध करता है या उसको रोकता है। अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगी तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में नहीं बदलेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इस कारण से ये जब हमारा रक्त शरीर के अंदर बहता रहता है तब उसमें प्रतिस्कंदन मिलता रहता है, जो कि लीवर बनाता रहता है, बेसोफिल बनाती रहती है, मास्ट कोशिकाएं बनाती रहती है। ये रक्त में घुलता रहता है हिपेरिन और कभी भी रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब अगर किसी को मान लीजिए लीवर की डिजीज हो है या WBC की संख्या ये बेसोफिल की गड़बड़ा गई हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि हिपेरिन कुछ मात्रा में कम बने और ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ऐसी कोई थ्रोम्बस किया ऐसी स्थिति। तो ये तो था प्राकृतिक प्रतिस्कंदन है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि कुछ कृत्रिम प्रतिस्कंदन भी बना लिए। देखो कृत्रिम प्रतिस्कंदक भी बना लिए हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट्स, आर्टिफिशियल कोगुलेंट्स। तो आर्टिफिशियल कोगुलेंट्स देखो इनमें कौन कौन है, देखो सबसे महत्वपूर्ण देखो एक तो है EDTA, याद रखिएगा इसको। EDTA इसका पूरा नाम है देखो एथिलीन, एथिलीन डी से डाइअमीन, डाइअमीन होता है, टी से टेट्रा एसिटिक टेट्रा एसिटिक, टेट्रा एसिटिक, और ऐसे हो गया एसिड। तो EDTA एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ये एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है जो कृत्रिम प्रतिस्कंदन के रूप में काम में आता है। तो जब ब्लड को मतलब किसी से दान लिया जाता है, डोनेट किया जाता है, जब उनको जो ब्लड की जो थैलियाँ आती है उसमें भरा जाता है, तो ऐसे ये प्रतिस्कंदन है उसमें कुछ मात्रा में मिला दिए जाते हैं। इसके अलावा एक पदार्थ होता है सिट्रेट, सिट्रेट देखो, तो ये सिट्रेट भी बिल्कुल प्रतिस्कंदन का काम करता है। जैसे एक तो इसके अंदर है सोडियम सिट्रेट, ये आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इसका एक आता है पोटेशियम सिट्रेट, तो दोनों को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्रतिस्कंदन की तरह काम करते हैं, महत्वपूर्ण है। और एक तीसरा कारक है जैसे ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, तो ये जो ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेट इसमें देखो एक तो होता है सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम में ऑक्जेलेट, ये भी प्रतिस्कंदन का हमारा है, या एक आता है पोटेशियम ऑक्जेलेट, तो ये भी प्रतिस्कंदन के काम में आते हैं। तो तीनों ही महत्वपूर्ण EDTA, सिट्रेट और ऑक्जेलेट, तो ये प्रतिस्कंदन है। याद रखिए कई बार इसका कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रतिस्कंदन है, तो हिपेरिन तो प्राकृतिक है, बाकी ये तीनों कृत्रिम है। नेक्स्ट देखो कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने लीवर, स्प्लीन और ये खूब सारी चर्चा की है। तो देखो हमारा जो प्लीहा है जिसको तिल्ली भी कहते हैं स्प्लीन, इस स्प्लीन को हम प्रथम संग्राहक कहते हैं ब्लड का, प्रथम संग्राहक।
जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट रिजर्वायर। ये हमेशा ब्लड से भरा रहता है। इसको ब्लड का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि मृत और पुरानी आरबीसी यहाँ पर टूटती रहती है। दूसरा जो लीवर है हमारा, इस लीवर को देखो हम द्वितीयक संग्राहक बोलते हैं। इसमें भी कुछ रक्त पात्र होते हैं, वहाँ पर ब्लड भरा रहता है, यानी इसको सेकंड रिजर्वायर बोलते हैं। तो हमारा लीवर है वो सेकंड रिजर्वायर होता है। ये इसके अलावा जैसे हमारी गुर्दे हैं, किडनी है, हमारा लीवर है, ये पूरा इसमें गुर्दा है वो रक्त को छानता रहता है। लीवर में कुपर कोशिकाएं होती है जो पुरानी आरबीसी को ख़त्म करती रहती है। स्प्लीन है, उसमें जालिका उत्तक रेटिकुलोसाइट्स होती है जो कि रक्त में मृत पुराने आरबीसी को हटाती रहती है, उनको ख़त्म करती रहती है। तो ये सभी तीनों मिलकर रक्त का एक छनित्र उपकरण बनाते हैं। देखो, छनित्र उपकरण, जिसको हम कहते हैं फिल्टर अपरेटस का निर्माण करते हैं। तो ये एक छनित्र उपकरण का निर्माण करते हैं। तीनों देखो हमारे ब्लड को साफ करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर हमें किसी के ब्लड को लंबे समय तक रखना है तो क्या करेंगे? लंबे समय तक ब्लड को सुरक्षित, तो क्या करेंगे? उसको द्रव्य नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर, तो उस अगर हम द्रव्य नाइट्रोजन लेकर उसको -196 डिग्री तापक्रम पर उसको रखें तो उसको आराम से उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक हमारा जो कीड़ा आता है जोंक, और जोंक जैसे जो अन्य जोंक व जो अन्य खून चूसने वाले जो जीव होते हैं, उनमें ये जो प्रतिस्कंदन होते हैं ना, एंटीकोगुलेंट, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एंटीकोगुलेंट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, देखो मात्रा में होते हैं, तो इनसे ये भी प्राप्त भी किया जा सकता है। तो जोंक अन्य जीव खून चूसते रहते हैं और ये एंटीकोगुलेंट मिलाते रहते हैं, खून में जमता नहीं है, आराम से उसको चूसते रहते हैं। तो कुछ स्पेशल बातें भी थी ये इसके साथ ही। अब हमने पढ़ लिया है टोटली, हमारा जो ब्लड है वो पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे हमारा रक्त का समूह है कि किस तरह से ब्लड का ग्रुप का निर्धारण किया जाता है।